नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। जस्टिस सूर्यकांत ने ली 53वें सीजीआई पद की शपथ। समारोह में 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश हुए शामिल। 14 महीने का होगा कार्यकाल। असम में बीएलओ को आदेश, वोटरों की गलत फोटो बदले। बिहार में मिले थे कुत्ते बिल्ली के फोटो। राहुल बोले एसआईआर रिफॉर्म नहीं, थोपा हुआ जुल्म। सुप्रीम कोर्ट में होगी दिल्ली हिंसा मामले पर सुनवाई। कोर्ट में सबूत देगी पुलिस। टेरर फंडिंग का किया था दावा। पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की साजिश थी। बिहार में फिर देखा जंगल राज। भागलपुर में बारात पर बदमाशों ने किया हमला। महिलाओं से की अभद्रता, जेवरात लूटे, कई घायल, पुलिस पर उठे सवाल। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने कोर्ट में दायर की है याचिका। गिरफ्तारी को बताया अवैध। इंडिया गेट पर वायु प्रदूषण के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। विरोध के दौरान मारे गए नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में लगाए गए नारे। प्रदर्शन हुआ हिंसक। एसआईआर को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान। कहा एसआईआर के जरिए वोट का अधिकार छीन रही सरकार, इसके बाद लोगों की नागरिकता छीनने का करेगी काम। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का बड़ा बयान। कहा मराठी लोगों के लिए ये आगामी मुंबई महानगर पालिका चुनाव होगा आखिरी चुनाव। मतदाता सूची में क्या चल रहा है, इस पर नजर रखिए। दक्षिण अफ्रीका दौरे से भारत वापस लौटे पीएम मोदी। 3 दिवसीय यात्रा पर थे पीएम। G20 शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ की बैठकें। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बन रहा साइक्लोन सेन्यार 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं मचा सकती हैं भारी तबाही। चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर बांग्लादेश की हो सकती है नजर। भारत से 20 किलोमीटर दूर बना रहा सैन्य ठिकाना। लाल मनिरहाट एयरबेस पर हलचल तेज। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई पर होगा जानलेवा हमला। तेहरान को सता रहा डर। 2 देशों पर लगाया साजिश रचने का आरोप। जेनेवा में अब तक की सबसे अच्छी मीटिंग। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने की जताई जा रही उम्मीद। इजरायल का युद्ध विराम के बावजूद लेबनान में भीषण हवाई हमला। हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ की गई जान। दोनों पक्षों में फिर लड़ाई छिड़ने की आशंका। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस का बड़ा कदम। पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत को भेजा खत। कोर्ट ने हसीना को सुनाई है फांसी की सजा। अमेरिकी पाबंदियों से भारत की रूसी तेल सप्लाई पर असर। दिसंबर जनवरी में आयात में बड़ी गिरावट की आशंका। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रोका आयात। ब्रिटेन में बेहद अमीर लोगों पर टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका। देश छोड़ने की तैयारी में भारतवंशी उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल समेत कई अरबपति। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट में दावा। हवाई किरायों के रिफंड और टिकटों में इंश्योरेंस की सुविधा लाने की तैयारी में डीजीसीए। मेडिकल इमरजेंसी में पूरा रिफंड। अंतिम समय में भी 80% राशि वापस मिलने का रहेगा प्रावधान। पहले चरण से जल्दी लाभ पर फोकस। इजरायल दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले बातचीत की रूपरेखा पर दोनों देशों ने किया समझौता। चीन से निवेश पर लगी रोक हट सकती है। उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को दिए सुझाव। पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने पर विचार करने की अपील। नहीं रहे बॉलीवुड के ही मैन। धर्मेंद्र को लेकर बुरी खबर सामने आ रही है। धर्मेंद्र ने अपने घर पर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पिछले काफी टाइम से धर्मेंद्र जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे।
और अब उन्होंने अपने परिवार के बीच आखिरी सांस ली। आपको बता दें, 1 नवंबर को धर्मेंद्र की अचानक से तबीयत खराब हुई थी। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। लंबे टाइम तक हॉस्पिटल में रहने के बाद तकरीबन 10 तारीख को ये खबर सामने आई कि धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ गई है और उसके बाद 11 नवंबर को ये खबर आग की तरह फैल गई कि धर्मेंद्र का निधन हो गया। सभी सोशल मीडिया पोर्टल्स, न्यूज चैनल्स पर यह खबर सामने आ गई कि धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। हालांकि उस टाइम पर फैमिली की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया कि जो भी धर्मेंद्र को लेकर खबरें उड़ाई जा रही हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो वेंटिलेटर पर हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इलाज के लिए, जिसके बाद उन्हें 12 तारीख को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया गया और उनका घर पर ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, होने को कुछ और ही मंजूर था। सबके फेवरेट, दिलों के दुलारे ही मैन धर्मेंद्र ने आज इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। परिवार को रोता बिलखता छोड़कर अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं धर्मेंद्र, और ये खबर सामने आने के बाद उनके परिवार, उनके चाहने वाले फैंस का रो रो कर बुरा हाल है। धर्मेंद्र जिन्होंने इस इंडस्ट्री को लंबा टाइम दिया, बहुत सारी सुपरहिट फिल्में दी, बार बार तबियत खराब होने के बावजूद ठीक होकर धर्मेंद्र घर आ जाते थे। लेकिन इस बार धर्मेंद्र का इलाज उनके घर पर परिवार के बीच में ही चल रहा था, और अब धर्मेंद्र को लेकर जब ये खबर सामने आई है तो उनका परिवार बिखर चुका है। घर में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार जल्द किया जाएगा। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले महायुति सरकार बुरी तरह विपक्ष के निशाने पर आ गई है। महायुति सरकार की नीतियों पर अक्सर ही विपक्ष हमला बोलता है। वहीं अब चुनाव से ठीक पहले शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कड़े शब्दों में बीजेपी और शिंदे गुट की शिवसेना की आलोचना तो की ही, साथ ही संघ पर भी जमकर हमला बोला। ठाकरे ने अपने निवास मातोश्री में पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए बीजेपी पर षड्यंत्र करके शिवसेना तोड़ने और अब घर तोड़ने के आरोप लगाए। उन्होंने भाजपा के नकली हिंदुत्व पर सवाल उठाते हुए पाल घर का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा, भाजपा और गद्दार कितने ढोंगी है। अब धीरे धीरे उनके हिंदुत्व के ढोंग का गुब्बारा फूट रहा है और उनकी हकीकत जनता के सामने आ रही है। षड्यंत्र करके भाजपा ने पहले पार्टी तोड़ी और अब घर तोड़ रही है। भाजपा और संघ मिलकर अब समाज में भाषावाद और प्रांतवाद का जहर फैला रहे हैं। वो यही नहीं रुके, ठाकरे ने कटाक्ष करते हुए बीजेपी की हिंदुत्व वाली सोच को भी नकली बताया। उन्होंने आगे कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री था तो पालघर में साधुओं की जान जाने के मामले में जिम्मेदार ठहराकर भाजपा ने जिस व्यक्ति पर आरोप लगाए थे उसी को उन्होंने अब अपनी पार्टी में ले लिया। इसके बाद जब हंगामा हुआ तो तुरंत उसके प्रवेश पर रोक भी लगाई। बीजेपी को लगा था कि उनका पाप छुप जाएगा, लेकिन उनका पाप उजागर हो ही गया। उद्धव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगाह करते हुए कहा कि आने वाली लड़ाई आसान नहीं है, इसीलिए आंखें खोलकर चारों ओर देखते रहें, क्योंकि भाजपा और गद्दार षड्यंत्रकारी हैं। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी या संघ की तरफ से उद्धव ठाकरे के इस हमले पर कोई पलटवार सामने आता है या नहीं। कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पर वोट चोरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इसमें बात कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गई है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अगस्त में इस बात का खुलासा किया था कि बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी हुई है, और अब इसे लेकर बेंगलुरु सेंट्रल की कांग्रेस की महिला इकाई की अध्यक्ष वाई विनोदा ने व्हाइटफील्ड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों के नाम जोड़े गए थे। ऐसा क्षेत्र के लोगों के चुनावी फैसले में हेरफेर करने के लिए किया गया था। बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं का जुड़ना अधिकारियों, एक राजनीतिक दल और निजी व्यक्तियों के बीच साठगांठ के बिना मुमकिन ही नहीं है। यानी उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव आयोग और बीजेपी की संलिप्तता के आरोप लगाए, जिसके बाद पुलिस ने भी धोखा और जालसाजी के आरोपों के साथ साथ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 129 के तहत भी एफआईआर दर्ज की है। अब बात करें राहुल गांधी के खुलासे की, तो उन्होंने पूरे आंकड़ों के साथ बताया कि बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर जीत हासिल करने के लिए महादेवपुरा में गलत तरीके से 1 लाख वोट जोड़े थे। इनमें से 11,965 फर्जी मतदाता थे, 40,009 फर्जी पते वाले मतदाता थे और 10,452 मतदाता निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग पतों पर थे। राहुल के आरोपों के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता की शिकायत ने पूरे मामले को कानूनी मोड़ दे दिया है।
अब देखना यह होगा कि इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन जिस तरह वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष का अभियान लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है, उससे चुनाव आयोग और बीजेपी की नींद जरूर उड़ी हुई है। दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को सीरियस न लेने वाले पार्टी नेताओं को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो नेता इस प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं ले रहे, उनका टिकट कटना तय है। अखिलेश यादव ने यह भी निर्देश दिए कि जब तक एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, किसी भी जिले का नेता लखनऊ में घूमता हुआ नहीं दिखना चाहिए, वरना पार्टी उसके टिकट पर विचार ही नहीं करेगी। यानी साफ है, सपा का जो नेता एसआईआर को लेकर कोताही बरतेगा, उसका टिकट कटना तय है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार चुनाव के नतीजों ने समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से सतर्क कर दिया है। वहीं अखिलेश यादव इस प्रक्रिया पर तो खुद पैनी नजर बनाए हुए ही हैं, साथ ही पार्टी के नेताओं को भी एसआईआर पर ध्यान न देने के लिए खरी खोटी सुना रहे हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो एसआईआर के मुद्दे पर किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि जो नेता एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय नहीं है, उन्हें पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर रखा जाएगा, और अगर वो टिकट के दावेदार हैं तो पहले ही मान लें कि उनका टिकट कट चुका है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सारे आरोप प्रत्यारोप चुनाव आयोग पर लगे थे। पार्टी लगातार ये भी कह रही थी कि एसआईआर के लिए तय समय बहुत कम है और कई क्षेत्रों में अभी तक फॉर्म नहीं पहुंच पाए हैं। इसीलिए सपा ने चुनाव आयोग से समय सीमा को 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, ताकि कार्यकर्ता अधिक प्रभावी रूप से लोगों तक पहुंच सके। वहीं अखिलेश के इस बयान से साफ हो गया है कि वो एसआईआर को लेकर बिहार जैसी स्थिति यूपी में नहीं होने देंगे, और अगर वो ऐसा करने में सफल हो गए तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि विपक्ष के मुताबिक एसआईआर सिर्फ वोट चोरी कर सरकार बनाने की साजिश है। मैं मोदी जी से, योगी जी से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धाकड़ धामी जी से मैं गुजारिश करती हूँ, सुरेश राठौर ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर पर एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। वीडियो में फूट फूट कर रोती एक्ट्रेस उर्मिला सनावर लंबे समय से पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन अब वीडियो बनाकर उन्होंने आरोप लगाया है कि सुरेश राठौर कई सालों से उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न कर रहे हैं, साथ ही उन्हें जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं। उर्मिला सनावर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर किया है और सुरेश राठौर पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर धामी से मदद की गुहार लगाई है। उर्मिला सनावर ने आगे कहा कि सुरेश राठौर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज ये वीडियो मैं बहुत टूट के बना रही हूँ। 15 जून को सभी के सामने एक पीसी करी मेरे पति सुरेश राठौर ने सहारनपुर पंजाब होटल में। क्यों उर्मिला मेरी अर्धांगिनी है, मेरी पत्नी है, मेरी धर्म पत्नी है, लेकिन अभी परसों कहता कि नहीं मेरी एक ही पत्नी है रविंदर कौर, मेरी कोई पत्नी नहीं है। उसके लिए सिंदूर 1 किलो ना, वो कहता मेरे लिए सिंदूर की कीमत सिर्फ 5 रुपए की एक डिब्बी है सिंदूर की। भगवाधारी बनता, भगवाधारी नहीं है वो भगवा के वेश में भेड़िया है, जो पता नहीं कितनी लड़कियों का उसने इज्जत तार कर दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौर तूने। और मैं 2 साल से धक्के खा रही हूँ न्याय के लिए। मैं खुद सत्ता पार्टी की होने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने हरिद्वार एसएसपी परमिंदर डोभाल जी के यहाँ मैंने एक अपना प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और सिर्फ इतना ही नहीं, उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर की बेटी और पत्नी पर भी ब्लैकमेलिंग कर जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सुरेश राठौर ने पहले उन्हें अपनी पत्नी स्वीकारा था, लेकिन अब इस बात से इनकार कर दिया है। पुलिस पर भी सवाल खड़े करते हुए उर्मिला ने कहा कि हरिद्वार एसएसपी को भी शिकायत पत्र दिया था, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं की गई। बता दें कि पिछले कई दिनों से उर्मिला सनावर लगातार सोशल मीडिया पर राठौर को अपना पति बताकर दोनों की कई वीडियो फोटो वायरल कर रही है। बता दें कि एक्ट्रेस उर्मिला सनावर और सुरेश कई सालों से प्रेम संबंध में है। इसी साल 15 जून को पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर के बीच चल रही हेट लव स्टोरी पर विराम लगाते हुए सुरेश राठौर ने सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने एक्ट्रेस उर्मिला सनावर को अपनी धर्मपत्नी बताया था।
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व विधायक ने कहा था कि वो अब हार गए हैं और उर्मिला का प्यार जीत गया है। तो वहीं उनके इस आचरण की वजह से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का श्रेय लेने वाली भाजपा ने पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित भी कर दिया था। इस दौरान दोनों के कई फोटो वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें सुरेश राठौड़ उर्मिला के बालों में कंघी करते हुए भी नजर आए थे। माननीय सुरेश राठौर जी विदासाचार्य मेरे बाल हाल सुलझा रहे हैं, उलझे पड़े हैं बेचारे जिंदगी भर से। और उलझा दोगे क्या? और अब 5 महीने बाद एक बार फिर पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ और एक्ट्रेस उर्मिला सनावर के बीच विवाद की ज्वाला भड़क उठी है और उर्मिला ने उन पर शोषण के गंभीर आरोप लगा दी है। वीडियो में उर्मिला ने भाजपा कार्यालय में आत्मदाह करने की भी धमकी दी है और अब इस मामले पर सुरेश राठौड़ की धर्मपत्नी रविंद्र कौर राठौड़ भी खुलकर सामने आ गई है। राठौड़ परिवार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उर्मिला ये सब झूठा प्रचार करने के लिए कर रही है। पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए रविंद्र कौर ने कहा कि उर्मिला सनावर एक एक्टर है, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक्टिंग कर रही है। आगे रविंद्र ने कहा कि उर्मिला के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और वो बिना किसी तथ्य के मेरे पति के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही है। रविंद्र कौर राठौड़ ने कहा कि उर्मिला द्वारा वायरल की गई फोटो और वीडियो दरअसल एक फिल्म का हिस्सा है, जिनका वो अपने फायदे के लिए गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। रविंद्र ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अगर इस महिला ने अपने नाम के आगे से सुरेश राठौड़ नहीं हटाया तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही बताया कि उर्मिला फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर धमकी भरे संदेश भेजकर परिवार को प्रताड़ित कर रही है। साथ ही रविंद्र कौर ने प्रशासन से अपील की है कि कानून ऐसी महिलाओं पर सख्त कार्रवाई करे ताकि कोई भी सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवारों को इस तरह परेशान न कर सके। तो वहीं सुरेश राठौड़ भी अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें विधायक अपनी पहली पत्नी रविंद्र कौर के साथ नजर आ रहे हैं। साथ ही कई पोस्ट में वो लिख चुके हैं कि उनकी एकमात्र पत्नी रविंद्र कौर ही है, जो बताता है कि 5 महीने पहले जो सहारनपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था उसे पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ एक बार फिर भुला चुके हैं। इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है और विपक्षी पार्टियों ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए अपने पूर्व विधायक को बचाने का आरोप लगाया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और अजीज बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए है, नोटिफिकेशन है आपके लिए, और इस अपील के साथ कि इस मैसेज को, इस नोटिफिकेशन को पूरे मुल्क के एक एक स्टूडेंट तक, एक एक तालिब इल्म तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अपील कर रहा हूं, और जो समाज में लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, या कुछ न कुछ हैसियत रखते हैं समाज में, आप सबसे अपील है कि इस खबर को पूरे मुल्क में फैलाएं, ताकि मैं जो खबर पहुंचाने जा रहा हूं उस खबर, वो एक एग्जाम से रिलेटेड खबर है, नेशनल टैलेंट सर्च से रिलेटेड, ये पूरे मुल्क में होने जा रहा है। तो जो बच्चा मुल्क के जिस सूबे में, जिस राज्य में, जिस जिले में रह रहा है वहां अपीयर हो सके। शुक्रिया। आगे अब आइए, इंपॉर्टेंट बात क्या है। मैं बार बार गुफ्तगू कर रहा था एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स की, यानी एएमपी। एएमपी एक संस्था है जो पर्टिकुलरली तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही है। ये पूरे मुल्क से एक इम्तहान के जरिए, जिसको कहते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और ये पूरे मुल्क का सबसे बड़ा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, जिसमें तकरीबन 400 जिला से, पूरे मुल्क के 400 डिस्ट्रिक्ट से 1200 सेंटर्स पे एग्जाम्स लिए जाएंगे। और इस एग्जाम्स में जो लोग कामयाब होंगे, 9th 10th 11th 12th इसके बच्चे अपीयर होंगे, और जो लोग कामयाब होंगे उनके लिए बेहतरीन मुस्तकबिल आरास्ता करने की कोशिश की जाएगी। ये इम्तहान कब है? ये इम्तहान है 13 दिसंबर 2025 को। 13 दिसंबर 2025 शनिचर का दिन है, सैटरडे। इसके फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 25 नवंबर। 25 नवंबर फॉर्म कैसे भरा जाएगा उसका डिटेल आगे बताया जाएगा। वो QR कोड भी दिया जाएगा जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। वो वेबसाइट का पता भी बताया जाएगा जिसपे आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख है 25 नवंबर 2025। 25 नवंबर 2025 और इम्तहान की तारीख 13 दिसंबर शनिचर का रोज 2025। ठीक है, अब ये आइए कि ये क्या फायदा है। तो देखिए, जो बच्चे इसमें कामयाब होंगे इंशाअल्लाह, बिलखुसूस जो टॉपर्स होंगे, रैंकर्स होंगे, उनके 700 वैसे बच्चों के लिए
पूरे हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट 700 रैंक्स तक आने वाले बच्चों के लिए फ्री स्कॉलरशिप का इंतजाम किया गया, फ्री स्कॉलरशिप। उसके बाद 2000 रैंक तक के बच्चों के लिए 75% डिस्काउंट के साथ फीस लगने की है, और फिर 3000 बच्चों के लिए, उसके बाद वाले 3000 बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट, यानी कि इस तरीके से टोटल लगभग 5000 बच्चों को स्कॉलरशिप्स दी जाएगी। कुछ कैश प्राइजेस हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। इस काम में एएमपी की मदद कौन लोग कर रहे हैं? इस काम में एएमपी की मदद लगभग जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब कर रहे हैं, यानी कि एएमपी के पार्टनर्स अभी शाहीन भी हैं, ग्रेविटी भी हैं, लखनऊ के, हैदराबाद बैंगलोर के फैल्कन भी हैं, एमडीकॉन पटना के, ये सारे लोग हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो खुद सीट्स प्रेफर कर रहे हैं, आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप बेहतरीन पढ़ने वाले, जो संजीदगी से मुताला करने वाले हैं, तालिब इल्म हैं, तेज बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको हम अपने पास जोड़ लें और वैसे बच्चों को अगर सलाहियत है तो फ्री में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद के बच्चों को 75% डिस्काउंट, फिर 50% डिस्काउंट। इस तरीके से हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे पैसे की कमी की वजह कर पढ़ाई जरूर रुक न सकें। यह इंतजाम एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी एएमपी आपके लिए करने जा रहा है। इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे। इस एग्जाम से क्या फायदा होता है, मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार अपीयर हो। क्या क्या फायदा होता है? सबसे पहला फायदा कि आपके दिल से एक डर खत्म हो जाता है। आप इतनी बार कंपटीशन में बैठे, इतनी बार कंपटीशन में बैठे कि आपको ओएमआर शीट भरना आ जाए, फिलअप करना आ जाए, अपना नाम सही तरीके से लिखना आ जाए, कम वक्त में आप कैसे नाम भरेंगे, कैसे ओएमआर शीट्स को इंसर्किल करेंगे, ये सारी चीजें आ जाए। फिर आप कंपटीशन की दुनिया में आए, आप मेन स्ट्रीम में आए, आप पूरे मुल्क के बच्चों के साथ कॉम्पीट करें, फिर आप देखेंगे कि आप कहां पे हैं, आपको अपना अंदाजा होगा, आपके अंदर हौसले आएंगे, आप और बेहतर से बेहतर करने की ख्वाहिश जगेगी आपके अंदर। और हम बैठे हुए हैं फराहम करने के लिए ताकि आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जा सकें। ये सारे माहौल इसलिए क्रिएट किए जा रहे हैं कि सिर्फ छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे कॉलेजेस में, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज में आप ना पढ़ें, बल्कि आप इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, आईएनआई का नाम आपने सुना होगा, आईएनआई में आप जा सकें। और आईएनआई में अगर एक बार आप पहुंच जाते हैं तो ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है कि आपकी तकदीर इंशाअल्लाह बनने वाली है। इस तरीके से आप कौम और मिल्लत में एक बेहतरीन किरदार पेश कर सकते हैं। तो हम फिर से अपील करेंगे, अपील हर बच्चे से कि आप इस मैसेज को दूसरे तक पहुंचाएं, अपील आपसे जो आप सोसाइटी में कुछ असर रखते हैं, अपील आपसे जो कुछ ना कुछ सोशली एक्टिव हैं, लीडर्स हैं, चेंज मेकर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, आप सबसे मैं ये अपील करता हूं कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस तरीके से कि कोई एक भी स्टूडेंट, कोई एक भी तालिब इल्म नहीं छूटे। हर गांव में हर बच्चे तक ये खबर पहुंच जाए, हर स्कूल तक ये खबर पहुंच जाए और हर स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 800 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 400 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने सेंटर बनाने की कोशिश की है, तकरीबन 1200 सेंटर्स हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होगा। और इस मौके को बड़ी मेहरबानी होगी कि आप हाथ से गवाए नहीं। इसलिए मेरे बच्चों, मैं तुमसे अपील करता हूं कि मेन स्ट्रीम में आओ, पढ़ाई के मेन स्ट्रीम में आओ, कंपटीशन की दुनिया में आओ और अपनी तकदीर को संवारने में जो बेहतर से बेहतर तुम कर सकते हो उसको करने से पीछे नहीं हटो। इस अपील के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप जरूर मेरा साथ देंगे, मेरे हाथ को मजबूत करेंगे, एएमपी के हाथ को मजबूत करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट।